हम जो एकलव्य स्कूल की जो वैकेंसी निकली है टीजीटी और पीजीटी के लिए, तो हम उसकी पेडागोजी कर रहे हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट पार्ट है पेडागोजी कंसर्न का। ये लास्ट टॉपिक चल रहा है आपका। तो आज के लिए हमारा कौन सा टॉपिक है? इवैल्यूएशन, मतलब मूल्यांकन। अब यहाँ पे जो है थोड़ी सी मिस्टेक है, मूल्यांकन। अब ये सही है। तो होता क्या है, मूल्यांकन क्या होता है, इवैल्यूएशन क्या होता है, और एक और चीज़ में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम जाती है, वो होता है असेसमेंट, मतलब आकलन, है ना। तो सबसे पहले हम मूल्यांकन को देखते हैं, फिर मैं आकलन को समझाऊंगा आपको। बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा आपको। किताबी ज्ञान यदि आप किताब से पढ़ोगे तो थोड़ा सा समझने में दिक्कत होगी। मैं बहुत आसान शब्दों में आपको बताता हूँ। मूल्यांकन जो है, इवैल्यूएशन जो है, एक प्रक्रिया है जिसमें बच्चे ने क्या सीखा, एक पाठ के एक टॉपिक को पूर्ण करने के बाद उसने क्या सीखा, यही हम मूल्यांकन की प्रक्रिया में जानते हैं। ठीक है, तो ये होता है इवैल्यूएशन। अब असेसमेंट क्या होता है, आकलन क्या होता है? तो यदि मैं दोनों में डिफरेंस करके बताऊं तो कैसे सीखा और कैसे सीखा मतलब आकलन, और क्या सीखा मतलब मूल्यांकन। तो आप समझ गए होंगे कैसे सीखा मतलब। मैं अब आकलन का यदि मैं आपको थोड़ा सा बताऊं और अच्छे से, मतलब यदि बच्चे को आप सिखा रहे हो, कोई चीज़ अधिगम कर रहे हो, आप लर्निंग दे रहे हो उनको, तो क्या होगा, आप कोई शिक्षण कर रहे हो, आप टीचिंग कर रहे हो, तो क्या होगा, बच्चों को आप आकलित करोगे कि ये अच्छे से समझ रहा है क्या नहीं, है ना। थोड़ी सी साइकोलॉजी लगाओगे अपनी, और वो किसी से बात तो नहीं कर रहा है, उसका पूरा ध्यान यहाँ है क्या नहीं है, तो ये आकलन है ना। मूल्यांकन मतलब जब आप पूरा टॉपिक एंड हो जाए, उसके बाद आपने जो टॉपिक पढ़ाया है उससे रिलेटेड आप उससे क्वेश्चन करो, तो वो हो गया मूल्यांकन। तो आप, मुझे लगता है कि समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं जो है आपका इम्पोर्टेंट, इसमें आपके जो सिलेबस में दिया हुआ है हम उसी को देखेंगे। हम टाइप्स देखेंगे, हम टूल्स देखेंगे, हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड टेस्ट देखेंगे। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगी आपकी क्लास। कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन देखेंगे, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ स्कॉलास्टिक अचीवमेंट टेस्ट। ठीक है, तो इन सब के बारे में देखेंगे हम। तो सबसे पहले हम देखते हैं, देखिए टाइप्स हम लास्ट में देखेंगे, है ना। टाइप्स में जो है मैं थोड़ा सा हल्का सा यदि आपको बताऊं, हर चीज़ें एक के बाद एक करके आपको समझाता जाता हूं, डीपली पढ़ेंगे हम इनको। टाइप्स में देखते हैं हम, तो इवैल्यूएशन के टाइप में क्या होता है। पहला टाइप हो गया जहां पे आप जो है, इनके वर्ड अलग रहेंगे, सिर्फ मैं आपको किताबी ज्ञान से हट के बता रहा हूँ जिससे आप आसानी से रिलेट कर पाओ। पढ़ाई के आप जो अध्ययन करा रहे हैं उनको, जो आप उनको पढ़ा रहे हैं, कोई भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं, उसके साथ साथ आप मूल्यांकन करते रहें, तो वो एक फर्स्ट टाइप हो गया इवैल्यूएशन का। ठीक है, मूल्यांकन का। सेकंड टाइप हो गया कि आप जब पूरा एंड हो जाता है, पूरा आपका पार्ट, उसके बाद आप इवैल्यूएशन करें, उसके बाद मूल्यांकन करें, तो ये सेकंड टाइप हो गया। और थर्ड टाइप होगा इसका निदानात्मक। निदानात्मक मतलब वो बच्चों को किस चीज़ में उनको दिक्कत जा रही है, उस चीज़ को आपको पहचानना। ठीक है, तो वो हो जाता है निदानात्मक मूल्यांकन सबसे लास्ट में। तो अब इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं टूल्स के बारे में। ठीक है, तो टूल्स देखिए, टूल्स और टेक्निक्स दो प्रकार के होते हैं, तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना है, क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है कि इनमें से बताइए टूल्स कौन से हैं, इनमें से बताइए टेक्निक्स कौन सी हैं। तो सबके बारे में हम देखेंगे। देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है आपका टूल्स है, ठीक, और यहाँ इसके बाद जितना भी है वो सब टेक्निक्स हैं। ठीक है, तो जब आप इन टेक्निक का यूज़ करोगे तो आपको लेके इनके यूज़ से ही आप इन टेक्निक का यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, तो ये चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है। अब धीरे धीरे करके हम समझते हैं सभी चीज़ों को। जैसे आपको ऑब्जर्वेशन करना है, ठीक है, ऑब्जर्व करना है आपको चीज़ें, तो आपको ऑब्जर्व कैसे कर सकते हो, आप इन टूलों से कर सकते हो। जैसे कि आपने पोर्टफोलियो देखा, तो हम सबसे पहले इन चीज़ों को समझ लेते हैं, टूल्स को समझ लेते हैं। अब पोर्टफोलियो क्या होता है? पोर्टफोलियो एक किताब होती है जिसमें आप एक बालक का पूर्ण व्यवहार लिखते हो कि वो कहाँ सीख रहा है, किन चीज़ों में उसका आकलन करते हो आप, एक प्रकार से कहना चाहिए। हर चीज़ में आप ग्रेड देते हो उसे, जैसे कि उसका सीखने की क्षमता पे आपने ग्रेड दे दिया, है ना। उसकी जब वो इंटरेस्ट लेता है कुछ चीज़ में, उसकी रुचियाँ, उसके व्यवहारों में आपने ग्रेड दे दिया। तो इस प्रकार से आप पोर्टफोलियो में करते हो। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई होगी। अब चेकलिस्ट मतलब क्या होता है? चेकलिस्ट मतलब ये होता है कि जैसे कि आप उनसे पेंटिंग करवा रहे हो, है ना, एग्जाम्पल के लिए समझते हैं हम, आप उनसे पेंटिंग करवा रहे हो या फिर आप कोई ज्योमेट्री का क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हो, तो आप देखोगे कि इस बच्चे के पास जो है
प्रकार है क्या नहीं है, चांदा है क्या नहीं है, तो आप वहाँ पे चेकलिस्ट में क्या कर दोगे, यस या नो पे जवाब दोगे। ठीक है, उसके पास प्रकार है तो आपने लिख दिया यस, उसके पास प्रकार नहीं है तो नो, नो में आपने टिक कर दिया। तो इस प्रकार से होता है चेकलिस्ट। अब रेटिंग स्केल क्या होता है, रेटिंग स्केल में आप क्या लिख लेते हो, एक बॉक्स हो जाता है, वहाँ पे जो है आप क्या करते हो, वहाँ पे आप लिख देते हो अच्छा, उत्तम, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ, उत्कृष्ट, इस प्रकार से आप बांट देते हो, या फिर आप पॉइंट दे देते हो 1 2 3 4 5, ठीक है, इस प्रकार से रेटिंग कर सकते हो। जैसे कि उसकी ड्राइंग देख के कि आप उसमें से कितनी रेटिंग देना चाहते हो, आप उसको 5 देना चाहते हो तो उसमें टिक कर दोगे। तो ये हो जाता है आपका रेटिंग स्केल्स। ठीक है, अब एनेक्डोटल रिकॉर्ड क्या होता है, एनेक्डोटल जो रिकॉर्ड होता है उसमें आप किसी भी बच्चे का ऑब्जर्व करके आप उसके बारे में एक पॉइंट में लिखते हो, आप पैराग्राफ में लिखते हो उन चीज़ों को। ठीक है, आपने जो जो ऑब्जर्व किया तो एनेक्डोटल में आप ये करते हो। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ ग्रेड दे रहे हैं या फिर टिक मार्क कर रहे हैं, लेकिन यहाँ आप जो है उनके व्यवहारों के अध्ययन करके उनके सीखने की चीज़ों को आप एक पैराग्राफ में लिखते हो। ठीक है, सारी की सारी चीज़ों को, क्योंकि इनमें तो संभव नहीं है, क्योंकि आप इनमें क्या कर रहे हो, टिक लगा रहे हो या फिर उनको रेटिंग दे रहे हो। तो इसलिए यदि आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें लिखना है या कोई सुधार करने के लिए लिखना है तो आप एनेक्डोटल रिकॉर्ड में जो है उन चीज़ों को शामिल कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे, मुझे नहीं लगता कि इस चीज़ में आपको दिक्कत आ रही होगी। ठीक है, अब हम देखते हैं रूब्रिक्स क्या होते हैं। ठीक है, रूब्रिक्स के लिए यदि मैं बताऊं आपको तो रूब्रिक्स जो है एक प्रकार का पोर्टफोलियो टाइप ही कह सकते हो, वहां पे भी आपको ग्रेड देना होता है। ठीक है, सेम का सेम उसके जैसे ही होता है। अब शेड्यूल्स की बात करें हम, शेड्यूल्स मतलब कार्यसूची, एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि आपने पहले से डिसाइड कर रखा है कि मुझे क्या क्या करना है। जैसे कि आप मान के चलिए इंटरव्यू ले रहे हो, ठीक है, इंटरव्यू ले रहे हो किसी का, अब इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन आपको पूछना है तो आपने एक कार्यसूची बना ली, तो ये होता है कार्यसूची में। ठीक है, कि आपको किस प्रकार के क्वेश्चन रखना है, किस टाइप के क्वेश्चन उनसे पूछना है, तो ये होता है शेड्यूल्स में, कि आप पहले से उन चीज़ों को एक कार्यसूची में, एक पेज में आप उनको लिख लो। तो ये किसके अंतर्गत आता है, शेड्यूल्स के अंतर्गत। अब क्वेश्चनरीज मतलब प्रश्न के रूप में आपने पहले से प्रश्न डिसाइड कर लिया है। ठीक है, प्रश्न मतलब आपने एक प्रश्न बना लिया कि उनसे किस किस टाइप के प्रश्न पूछना है ना, हर टाइप के बना लिया आपने। ऑब्जेक्टिव टाइप बना लिया, मौखिक प्रश्न कर रहे हैं आप, ऑब्जेक्टिव टाइप जैसे आपने इंटरव्यू ले रहे हो या डिबेट करवा रहे हो, तो आप किन किन क्वेश्चन में डिबेट करवाना चाहते हो, उनसे किस टॉपिक में डिबेट करवाना चाहते हो, तो ये पहले से डिसाइड कर लेना किस क्वेश्चन में आपको उनसे आपको एवेल्यूशन करना है उनका। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चंस डिसाइड कर सकते हो। तो इन चीज़ों में ये आ गया है ना। ऑब्जर्वेशन मतलब ऑब्जर्व करना उन चीज़ों को। असाइनमेंट, अब असाइनमेंट बनाने के लिए आपने दिए, ऑब्जर्वेशन करना है आपको, आपने असाइनमेंट बनाने के लिए दिए, फिर उनका ऑब्जर्व करोगे आप कि किसने, बहुत से बालकों को दोगे आप, छात्रों को दोगे, तो उसमें करोगे कि किसका असाइनमेंट जो है ज़्यादा इफेक्टिव है, कहीं उसने किसी की कॉपी तो नहीं कर लिया है। तो इन चीज़ों में असाइनमेंट आता है, इसको आप आसानी से रिलेट कर पा रहे होगे क्योंकि आपने भी बहुत से असाइनमेंट बनाए होंगे। अब प्रोजेक्ट आपने कोई प्रयोग करने के लिए दिया उनको, है ना, तो इस प्रोजेक्ट में क्या हो सकता है, कोई भी प्रोजेक्ट हो सकता है आपका, कि आपने मान के चलिए आपने उनको एक प्रोजेक्ट दिया कि आपके गांव में, आपके शहर में, आपके मोहल्ले में ये बताओ कि कितने लोग जो है सरकारी नौकरी करते हैं, कितने घरों में जो है उनके माता पिता दोनों कमाते हैं, ठीक है, किनके जो है माता हाउस वाइफ हैं, है ना, किनके पिता बिजनेस करते हैं। तो ये सब आपको एक प्रोजेक्ट में बना के लेके आना है, तो यही है प्रोजेक्ट। ठीक है, इसमें आप ये चीज़ें देखते हो। अब इंटरव्यू की बात करें हम तो मौखिक प्रश्न करना एक प्रकार से। अब हर एस्पेक्ट में आप पूछ सकते हो, हर चीज़ में आप पूछ सकते हो उनसे। अब इंटरव्यू कैसा होता है, आप जो है उनके विकास का, उनके डेवलपमेंट का ऑब्जर्व करने के लिए आप हर एस्पेक्ट में उनकी मानसिक क्षमता को आपको जानना है, तो आप वो इंटरव्यू में इस प्रकार के क्वेश्चन रखो कि आप उनसे वो चीज़ जो आप उनसे ग्रहण करना चाहते हो, आप उनका सामने लाना चाहते हो उन चीज़ों को, तो आप इंटरव्यू में पूछ सकते हो। ठीक है, तो ये उनका मानसिक ज्ञान हो गया कि उनको उस चीज़ के ज्ञान कितना है, इसके लिए भी आप इंटरव्यू कर सकते हो, मौखिक प्रश्न कर सकते हो। अब डिबेट की बात करें हम, डिबेट में वाद विवाद जिसे हम कहते हैं, तो वाद विवाद में आप कैसे ऑब्जर्व करते हो।
ऑब्जर्व करने के लिए आप क्या करते हो, मूल्यांकन करने के लिए हम कहें, एवैल्यूएशन करने के लिए आप क्या करते हो, डिबेट में कोई भी वाद विवाद रख सकते हो आप। अब वाद विवाद आपने रख दिया कोई भी एक टॉपिक में, मान के चलिए कि नशा मुक्ति में रख दिया आपने, है ना, नशा नहीं करना चाहिए। अब एक डिबेट में आपने क्या किया कि दो पक्षों में बांट दिया कि एक चाहते हैं कि जो है नशा जो है पूर्ण तरीके से बंद नहीं होना चाहिए क्योंकि इसमें बहुत लोगों के रोजगार भी जुड़े हैं, तो इस प्रकार से आपने दो रख दिया। अब आप देखोगे कि आपने 10-10 बच्चों का एक ग्रुप बांट दिया जिसमें वो डिबेट कर रहे हैं, लेकिन आप देखोगे कि क्या डिबेट में जो है हर बच्चे अपना योगदान दे रहे हैं, क्या कुछ बच्चे सिर्फ बैठे हैं, कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ सुन रहे हैं उन चीज़ों को कि वो क्या कर रहे हैं वो दूसरे लोग, है ना। तो सिर्फ ये इसमें आप डिबेट में जान सकते हो कि वो किस तरीके से इन्वॉल्व हैं, कहीं किसी का ध्यान कुछ और में तो नहीं है, या जिस टॉपिक में उनको डिबेट दी गई है वो किसी और चीज़ में बात कर रहे हैं। तो आप डिबेट में इस चीज़ का इवैल्यूएशन कर सकते हो, ठीक है। अब टेस्ट या एग्जामिनेशन की बात करें हम, तो टेस्ट या एग्जामिनेशन में आप क्या कर सकते हो, एक जो मानक तरीके से होता है, अब जैसे मान के चलिए सीटेट होता है एग्जामिनेशन के रूप में, तो आप एग्जामिनेशन सीटेट में जो है हर तरीके से एवैल्यूएशन किया जाता है, आपको हर तरीके से मूल्यांकन किया जाता है हर एस्पेक्ट में। जैसे हम प्राइमरी टीचर की बात करें तो आपको मैथ्स जो है लॉजिक भी आपका सही रहना चाहिए, आपको ईवीएस का भी नॉलेज होना चाहिए, है ना, आपको पेडागोजी जो है एप्टीट्यूड जो है वो भी सही रहना चाहिए आपका। तो हर एस्पेक्ट्स में एग्जामिनेशन जो है टेस्ट होता है, और जो चीज़ टीचर उनसे निकलवाना चाहता है, जिस चीज़ का एवैल्यूएशन मूल्यांकन करना चाहता है, तो वो चीज़ वो अपने टेस्ट में शामिल करता है। तो ये आप समझ गए होंगे टूल्स और टेक्निक्स में, है ना। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड टेस्ट, ठीक है। इसके लिए देखते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड टेस्ट। एक अच्छे परीक्षण की विशेषताएं क्या हैं, ठीक है, इसके अंतर्गत हम ये जानेंगे। अब देखते हैं हम, और इसको भी मैंने जो है दो पार्ट में बांटा कि आप टेक्निकल रूप में और प्रैक्टिकल रूप में, ठीक है। हम दो टाइप में देखते हैं विशेषताओं को एक अच्छे टेस्ट की। अब एक अच्छे टेस्ट की विशेषताएं क्या क्या हो सकती हैं, अब देखिए आप थोड़ा सा अपने जीवन से लेके कि आप यदि टेस्ट रखोगे, एक अच्छे टेस्ट बनाने के लिए आप क्या क्या करोगे, आपको ये सोचना है। थोड़ा सा आप जब सोचोगे तो इसको आसानी से आप रिलेट कर पाओगे, और ये चीज़ मैं आपको पहले से बता रहा हूँ क्योंकि यदि हर एस्पेक्ट्स में आप नहीं सोचोगे तो देखिए पेडागोजी क्या है, आपका एक एप्टीट्यूड चेक करना चाहता है, वो सिर्फ किताबी ज्ञान अकेला नहीं चेक करना चाहता। तो आपको हर एस्पेक्ट में यदि आप सोचोगे तो आपका खुद दिमाग खुलेगा और आप हर तरीके से सोचने लगोगे इस चीज़ को, और आपको जो है एक बार पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी सिर्फ, ठीक है। तो हम देखते हैं वैधता, वैलिडिटी। अब वैधता का मतलब यह है, वैलिडिटी का मतलब यह है कि मान के चलिए आप कोई टेस्ट ले रहे हो तो उस अच्छे टेस्ट की वैधता ये होगी कि मान के चलिए आप टेस्ट ले रहे हो सीटेट का, ठीक है। अब सीटेट में आपका एक सब्जेक्ट है पेडागोजी, ठीक है। अब पेडागोजी का आप टेस्ट ले रहे हो, लेकिन आपने क्या कर दिया, उसमें गणित भी भर दिया, आपने उसमें इंग्लिश भी भर दिया, सिर्फ पेडागोजी वाले पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ, तो क्या ये वैध माना जाएगा? आप तो किसी और चीज़, आपने टेस्ट किसका बोल के लिए, पेडागोजी का, लेकिन आप उसमें गणित भी भर रहे हो, आप उसमें इंग्लिश भी भर रहे हो, तो ये सही नहीं होगा। अब जैसे कि जैसे आप गणित पढ़ा रहे हो, ठीक है, अब गणित पढ़ाते आप गणित का टेस्ट लेना चाहते हो, लेकिन उसकी वैधता कब होगी, जब आप गणित से ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछो। लेकिन आपने क्या कर दिया, वहाँ पे आप इंग्लिश के क्वेश्चन पूछने लगे, आप उनसे भाषा का ज्ञान पूछने लगे, आप उनसे हिंदी पूछने लगे, तो ये वहाँ पे जो है वैध नहीं होगा। तो वैधता कब होगी, उसकी वैलिडिटी कब होगी, जब आप जिस चीज़ से रिलेटेड, जिस टॉपिक से रिलेटेड, जिस पोर्सन से रिलेटेड आप उनसे जो है जानना चाहते हो, आप जिस चीज़ का टेस्ट ले रहे हो, टेस्ट भी उसी के अंतर्गत होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट विश्वसनीयता। अब विश्वसनीयता मतलब रिलायबिलिटी, मतलब देखिए विश्वसनीयता मतलब ये होता है जब कोई भी टेस्ट जो है, विश्वसनीयता यदि मैं अर्थ बताऊं, जब वो बार बार घूमती है वो चीज़, तो वो चीज़ जो है बार बार यदि आप उस चीज़ का टेस्ट लेते हो तो जो उसका परिणाम है वो एक सा आता है, लगभग हल्का सा फ्लक्चुएशन होगा कि 1-2 मार्क्स का, बाकी वो सही आएगा, तो तब उसे हम कहते हैं वो टेस्ट जो है एक विश्वसनीय है, ठीक है। तो थोड़ा सा एग्जांपल से समझते हैं। मान के चलिए आपने एक दिन गणित का टेस्ट लिया, ठीक है, एक ही बच्चे से लिया, अब आप उसमें 100 में से उसके जो है 80 मार्क्स आ गए, ठीक है, 80 आ गए। अब आपने जो है नेक्स्ट दिन टेस्ट लिया और उसके मार्क्स रहे कितने, उसके मार्क्स रहे सिर्फ 70, तो ये बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो गया, है ना, बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ गया, तो इसे हम विश्वसनीय नहीं कहेंगे।
क्योंकि उसके मार्क्स कैसे हो रहे हैं, घट रहे हैं, मतलब इसने ज़रूर कुछ ना कुछ नकल किया होगा। तो आप ये कह सकते हो यहाँ पे। अब यदि हम कहें कि यहाँ उसके जो है मार्क्स कितने आए, 70 आए, और यहाँ पे उसके मार्क्स 69 आ गए या 71 आ गए, तो आप कह सकते हो कि ये विश्वसनीय है। तो आप समझ गए होंगे रिलायबिलिटी मतलब क्या होगा। ठीक है, एक टेस्ट कब विश्वसनीय होगा, जब उसके जो मार्क्स हैं, आप जब बार बार उसका टेस्ट लेते हो आप, तो वो विश्वसनीय हो, मतलब उसके मार्क्स जो हैं ज़्यादा फ्लक्चुएट ना हो। अब आप कहोगे कि जैसे आप एक टेस्ट लेते हो, आपके मन में ये क्वेश्चन उठना चाहिए कि आप यदि टेस्ट लेते हो, मान के चलिए आपने गणित का वहीं टेस्ट ले लिया, अब बाद में जाके वो बच्चा जो है यदि एक अच्छा होगा, एक बुद्धिमान छात्र होगा, तो वो कहेगा कि यदि मेरे नंबर कट रहे हैं तो मैं कहाँ कट रहे हैं नंबर, उस चीज़ को मैं इम्प्रूव करूँ, है ना। तो फिर कैसे आप लगाओगे उसको, विश्वसनीयता कैसे दिला पाओगे, क्योंकि जब यदि वो उस पर वर्क करेगा तो यहाँ पे यदि उसके 70 मार्क्स आए हैं तो यहाँ पे वो 90 ला सकता है। तो आप क्या इसे विश्वसनीय बोलोगे, तो इसे आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। और यदि आपको थोड़ा सा वो होगा, डाउट होगा, तो मैं कमेंट में ही आपका जवाब दे दूंगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, वस्तुनिष्ठता। अब वस्तुनिष्ठता आप किसे कहेंगे। अब वस्तुनिष्ठता के लिए हम सिंपल सा समझते हैं, जैसे कि मान के चलिए आप इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। ठीक है, यदि दो टीचर हैं, मान के चलिए ये दो टीचर हो गए। अब इनको एक ही बच्चे का टेस्ट दिया गया, ये पेपर दे दिया गया, उनकी आंसर शीट दे दी गई कि बच्चे ने जो जो किया है पहले इनसे चेक करवाया गया और फिर इनसे चेक करवाया गया। तो क्या हुआ, अब देखिए हर टीचर का अपनी अपनी एक सोच है ना। तो ये टीचर कुछ अलग एस्पेक्ट्स में सोचेगा, ये टीचर कुछ अलग एस्पेक्ट्स में सोचेगा, तो हर पहलू अलग अलग होंगे। कोई राइटिंग पे ध्यान देगा, कोई उसके कंटेंट पे ध्यान देगा। तो वो क्या करेंगे, इस चीज़ को वो अलग अलग मार्क्स देंगे। ठीक है, मान के चलिए 100 में से ये 60 दे देता है और यहीं इस चीज़ को 80 दे देता है। तो ये क्या होगा, एक वस्तुनिष्ठता नहीं मानी जाएगी। तो एक अच्छा टेस्ट का गुण ये होना चाहिए, यदि कोई दो टीचर भी इसको चेक कर रहे हैं तो वो क्या करें, दोनों लगभग एक से मार्क्स दें। मतलब यदि इसको 70 दे रहे हैं तो ये 71 हो सकता है, इतना हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि 10 मार्क्स इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएं। ठीक है, तो ये होता है वस्तुनिष्ठता। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, विभेदकता। अब विभेदकता मतलब डिस्क्रिमिनेशन, मतलब क्या होता है, मतलब कि यहाँ पे एक अच्छे टेस्ट का एक गुण ये भी होता है कि वो बच्चों में विभेद कर पाए। अब कोई भी टेस्ट लोगे आप तो पूरे क्या करोगे, आप पूरी क्लास में लोगे, तो कुछ बच्चे होंगे जो अच्छा, अब ऐसा करो, आप मान के चलिए, आप एग्जांपल से समझते हैं, आप 10th में कोई टेस्ट ले रहे हो, अब 10th में आपने गुणा भाग दे दिया उनको, तो क्या होगा, सब के सब बच्चे, क्योंकि वो 10th में वैसे ही नहीं पहुंचे हैं, गुणा भाग करके ही तो पहुंचे हैं, तो सब के सब बच्चे एक सा स्कोर कर लेंगे। तो क्या आप उनमें विभेदकता कर पाओगे कि किसकी मानसिक योग्यता बहुत ज़्यादा है, किसकी मानसिक योग्यता बहुत कम है, नहीं कर पाओगे। तो जो हमारा एक अच्छा टेस्ट होना चाहिए उसमें विभेदकता भी झलकनी चाहिए कि वो मतलब उसकी मानसिक योग्यता बच्चे की पता चलनी चाहिए कि ये थोड़ा सा मानसिक स्थिति इसकी थोड़ी सी मजबूत है, इसकी थोड़ी सी कम है, या ये मध्यम है। ठीक है, तो इस प्रकार से विभेदकता भी झलकनी चाहिए एक अच्छे टेस्ट में। ठीक, तो ये समझ गए होंगे आप। अब मानक, ठीक है, नॉर्म्स की बात करें हम तो क्या होता है, मानक एक टेस्ट जब ही होगा जब आप उसमें, हम थोड़ा सा इसको रिलेट करके समझते हैं, मानक जब ही होगा जब आप उसको उस एज ग्रुप के लिए जो डिसाइड किए हैं वो उसके लिए मानक हो, मतलब उसके लिए वो ठीक बैठे। अब जैसे मान के चलिए आप 10वीं का कोई टेस्ट पेपर 6वीं के बच्चे को दे देते हो, तो वो उनकी दृष्टि से मानक होगा क्या, नहीं होगा। तो उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग, उनके एज के अकॉर्डिंग, उनके मानसिक क्षमता के अकॉर्डिंग ही वो दिया जाए, तो इसे हम कहते हैं मानक। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल मतलब उद्देश्यपूर्णता। ठीक है, अब उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए, मतलब आप जो भी टेस्ट लो उसका एक उद्देश्य हो कि आप टेस्ट जब आपका पूरा हो, आप मूल्यांकन करें तो बच्चों से आप क्या लेना चाहते हैं। ठीक है, आपका एक उद्देश्य सेट करके ही आप एक टेस्ट का निर्धारण करें। ठीक है, तो आपका ये हर एस्पेक्ट में हो सकता है। आप उनके वस्तुनिष्ठ प्रश्न चेक करना चाहते हो, आप उनके लघुत्तरी, दीर्घोत्तरी की वो किस एस्पेक्ट्स में, किस क्वेश्चन में कैसा अपना जो है दे पा रहे हैं, मतलब किस तरीके से उनका कौन सा पार्ट जो है अच्छा है,
तो ये भी आप चेक कर सकते हो। आपका उद्देश्य एक ये भी हो सकता है, आपका उद्देश्य ये भी हो सकता है कि आपने जो भी चीज़ें पढ़ाई हैं क्या वो हर चीज़ वो मूल्यांकन में प्रदर्शित कर रहा है, तो ये भी आपका उद्देश्य होता है। यदि ये चीज़ की प्राप्ति नहीं होती है तो आप अपनी अप्रोच में और इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है। अब देखिए, अब एक गुड टेस्ट जो है, अ गुड टेस्ट, एक अच्छा टेस्ट, एक अच्छा परीक्षण जो है, उसकी विशेषताएं हम देख रहे हैं। तो आपको खुद सोचना है कि आप एक अच्छा टेस्ट बनाओगे तो हर चीज़ उसमें होनी चाहिए जो आप देखना चाहते हो, तो वही है ना। आपने खुद अपनी ज़िंदगी में इतने टेस्ट दिए हो तो आपको खुद लगता है कि यार ये सही टेस्ट था, ठीक है, ये थोड़ा सा ठीक टेस्ट नहीं था, इसमें आउट ऑफ सिलेबस आ गया था, है ना। तो ये चीज़ें होती हैं। तो ये चीज़ें जो है आउट ऑफ सिलेबस वाली बात हुई, या आपकी मानसिक योग्यता से थोड़ा सा ज़्यादा लेवल का पूछ लिया गया है तो आप थोड़े से कह देते हो कि टेस्ट अच्छा नहीं था, पेपर अच्छा नहीं था। तो ये चीज़ें होती हैं, है ना। अब हम बात करते हैं व्यापकता होनी चाहिए। अब व्यापकता से अर्थ ये है कि मान के चलिए आप गणित का टेस्ट ले रहे हो, तो गणित के टेस्ट में आपको ये भी ध्यान रखना है वहाँ पे कि उसमें जो है गुणा के क्वेश्चन रहें तो उसमें गुणा के क्वेश्चन हैं, उसमें भाग के क्वेश्चन भी होना चाहिए, उसमें यदि वस्तुनिष्ठ हैं तो उसमें लघुत्तरी भी हों। आप उनसे हर एस्पेक्ट्स में चीज़ों को मूल्यांकित कर पाएँ, हर एस्पेक्ट में जान पाएँ कि इसने कितना सीखा है। तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि उसमें व्यापकता होनी चाहिए, ठीक है। व्यापकता से मतलब हम एक और चीज़ से समझ सकते हैं कि व्यापकता मतलब उसमें जो है आप हर एस्पेक्ट्स में, हर पहलुओं में बच्चे की योग्यता को जानना चाहते हैं, उसके साइकोलॉजी को, उसके ज्ञान को, ठीक है, उसके भावों को। तो इसके लिए भी आप व्यापकता का यूज करते हैं, ठीक। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इकोनॉमिकल, मतलब मितव्ययिता। अब आप कुछ टेस्ट ऐसा बना दो, एक अच्छे टेस्ट की विशेषता ये भी होनी चाहिए कि वो इकोनॉमिकल रहे, है ना। अब इकोनॉमिकल का मतलब वो अरेंज कर पाएँ। अब बच्चे को आपने ये कह दिया, आपने कोई टेस्ट ऐसा लेना चाहते हो जो सिर्फ कंप्यूटर से हो सकता है, अब हर बच्चे के पास तो कंप्यूटर होगा नहीं, तो ये जो है इकोनॉमिकल भी होना चाहिए, ठीक है। तो मतलब उनके जो है आर्थिक स्थिति के हिसाब से वो सही भी होना चाहिए। अब आपने कोई टेस्ट लिख दिया, अब सभी को जो है कलर लाने पड़ेंगे अच्छे अच्छे, उसको सीट लानी पड़ेगी, तो आप हर बच्चों को देखेंगे कि उनकी इकोनॉमिकल स्थिति कैसी है, उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है, कि वो ला सकते हैं क्या नहीं, हर बच्चा अरेंज कर सकता है क्या नहीं उस चीज़ को। तो ये भी एक अच्छे टेस्ट की विशेषता होती है, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, बैलेंस, संतुलन। जो है संतुलन जो है एक टेस्ट का जो है संतुलन बना रहना चाहिए कि ना तो ज़्यादा वो डिफिकल्ट हो, ना ज़्यादा हार्ड हो, ठीक है, हर चीज़ उसमें हो, जैसे सरल भी रहें, कुछ मीडियम भी रहें और हार्ड भी रहें, ठीक है। एक बैलेंस रूप में एक टेस्ट ऑर्गेनाइज हो आपका, ठीक। तो ये भी बात आप समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं व्यवहारिकता। अब कोई भी टेस्ट जो है सिर्फ किताबी ज्ञान को अकेले ही लेके उसका टेस्ट ना बनाया जाए, उसको व्यवहारिकता में भी वो कैसे यूज कर सकता है ये भी सिखाया जाए। अब व्यवहारिकता में कैसे यूज कर सकता है, इसका मतलब कैसे, अब मान के चलिए आप कोई ऐसे क्वेश्चन रख सकते हो गणित में, जैसे कि कोई बच्चे को आप शक्कर लेने पहुंचा रहे हो, है ना, उस शक्कर की कीमत 30 रुपये किलो है, यदि वो 5 किलो शक्कर लेता है तो वो कितने की होगी। तो वो व्यवहारिकता में भी ये चीज़ सीख रहा है, क्योंकि वो शक्कर लेने जाएगा, उसकी कीमत इतनी ही मिलेगी, तो फिर वो चीज़ों को काउंट कर सकता है। तो ये व्यवहारिकता भी होनी चाहिए एक अच्छे टेस्ट में, जिससे वो हर चीज़ उसमें सीख सके। अब हम देखते हैं उसमें न्याय युक्तता होनी चाहिए, फेयरनेस होनी चाहिए एक टेस्ट में, एक टेस्ट के मूल्यांकन में। अब ऐसा नहीं कि वो आपका रिलेटिव है तो उसको आपने थोड़े से अच्छे नंबर दे दिए, है ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक फेयरनेस होनी चाहिए आपके टेस्ट में, ठीक। अब ऐसा ना हो कि आप किसी एक पर्टिकुलर बच्चे, जैसे इसकी मानसिक योग्यता के हिसाब से आपने टेस्ट बना दिया, वो तो कर लेगा, पर जो थोड़े से मानसिक योग्यता अच्छी नहीं है उनकी, तो उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम जाएगी। तो ऐसा नहीं करना है आपको, न्याययुक्तता भी लेके चलनी है आपको, फेयरनेस भी लेके चलनी है, उसको चेक करने के लिए भी और उस टेस्ट को ऑर्गेनाइज करने के लिए भी, बनाने के लिए भी, ठीक है। तो ये चीज़ें आप, मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट चीज़, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, ठीक है। अब कंटिन्यूअस मतलब क्या होता है, सतत मतलब आप पूरे सत्र में जो है, जो कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन होता है वो चलते रहता है। मतलब आप कोई भी चैप्टर पढ़ाते हो उसके साथ साथ भी वो चीज़ें चले, है ना, और जो है वो आपके पूरे सत्र चले, वो चीज़ें कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन करते रहें आप,
उनका, ठीक है। आपने जो भी टॉपिक पढ़ा है आपने तब ले लिए, मान के चलिए आप कोई पार्ट पढ़ा रहे हैं, आपने एक टॉपिक पढ़ा दिया, फिर आपने उनका मूल्यांकन कर लिया, तो ये चीज़ें है कंटिन्यूअस में, ठीक है। किताबी ज्ञान से मैं बहुत सरल भाषा में बता रहा हूँ, आप रिलेट कर पा रहे होंगे। कंटिन्यूअस में क्या होता है कि बहुत आप क्या करते हैं, हर सतत मतलब बार बार आप उसका मूल्यांकन करते रहते हैं, ठीक है। कंटिन्यूअस में ये होता है, सतत नाम से ही आपको समझ में आ रहा है। कॉम्प्रिहेंसिव, अब कॉम्प्रिहेंसिव मतलब क्या होता है, ये टेस्ट जो है आप किसी चैप्टर के, यूनिट के, या आप वार्षिक ले सकते हो इसे, या फिर अर्धवार्षिक ले सकते हो, हाफ ईयरली ले सकते हो, क्वार्टरली ले सकते हो। तो कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन इस प्रकार से होता है, ये सतत नहीं होता है, क्योंकि सतत आप इसको ले ही नहीं सकते हो। आप क्यों नहीं ले सकते हो, इसका कारण ये है कि आप जो है कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्यूशन में हर एस्पेक्ट में देखते हो उसके सर्वांगीण विकास कितना हुआ है, आप ये चेक करना चाहते हो। आप उसने किताब से कितना ज्ञान लिया, आप ये भी देखना चाहते हो। आप अब उसकी मानसिक योग्यता देखना चाहते हो, उसने वातावरण समाज में वो कैसा है, ठीक है, ये भी देखना चाहते हो आप। तो ये होता है कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्यूशन, आप इन चीज़ों में इस चीज़ को देखते हो, ठीक है। अब हम देखते हैं एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ स्कॉलास्टिक अचीवमेंट, कि आप कोई शैक्षणिक सत्र में आप उसके अचीवमेंट का परीक्षण करने के लिए क्या करते हो, एनालिसिस करते हो, ठीक है। अब एनालिसिस कैसा होना चाहिए कि मान के चलिए कोई भी सत्र है आपका, या फिर कोई भी पार्ट है, तो मैंने आपको प्लानिंग जब चैप्टर पढ़ा रहा था तो मैंने वहाँ पे बहुत अच्छे से डिस्कस किया था बात को, कि आपका एक उद्देश्य होना चाहिए कि आप जो है इस पार्ट को पढ़ाने के बाद, इस यूनिट को पढ़ाने के बाद आप बच्चों से क्या प्राप्त करना चाहते हो, कि उसने क्या सीखा, उनके अंदर क्या डालना चाहते हो। तो आपका कुछ ना कुछ एक उद्देश्य, एक लक्ष्य होना चाहिए। तो उसके लिए ही हम कह सकते हैं कि अचीवमेंट टेस्ट की क्या उसने अचीवमेंट किया, उसका एनालिसिस कर सकते हैं हम, है ना। इसके लिए हम पोर्टफोलियो के रूप में कर सकते हैं। उसके बाद हम एनेक्डोटल रिकॉर्ड में बता सकते हैं कि क्या उसने किया, क्या अचीवमेंट हुई उसकी, और क्या क्या सुधार करना चाहिए उसको। तो ये एनेक्डोटल में रख सकते हो। पोर्टफोलियो में आप ये रख सकते हो कि वो उसके एक्सरसाइज वाले में क्या रहा उसका, है ना, वो मतलब डिबेट में कैसा रहा, वो इंटरव्यू में कैसा रहा, है ना, उसके टेस्ट में क्या रिकॉर्ड रहा। तो ये चीज़ें जो है आपकी एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ स्कॉलास्टिक अचीवमेंट टेस्ट के रूप में आती है। तो आई होप कि आप चीज़ें समझ गए होंगे, ठीक है। तो इसको आपको क्या करना है, सिर्फ एक बार समझ लिया आपने, उसके बाद आपको सिर्फ टेस्ट देखना है। आप जहाँ से भी आप बुक से करना चाहें टेस्ट, या फिर आप कहीं से भी करना चाहें, तो आप ये चीज़ें जो है किसी बुक से टेस्ट के फॉर्म में कर सकते हैं, या तो मैं करवाऊँगा ही आपको, है ना। तो बाकी की चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। जो भी आपको समझ में ना आए, जो भी डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय दें, ठीक है।